हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज बच्चों हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सवाल। बच्चों काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, आखिरी में आता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है, तो बच्चे ये करना छोड़ देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज के लेक्चर के बाद आपको ये भरोसा हो जाएगा कि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, 100% करके जाना है, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में हमें पेपर फोड़ना है। आइए सबसे पहले आपको देखिए डिटेल एनालिसिस बताते हैं, कितने कितने सवाल आए किस चैप्टर से और किन किन टॉपिक से सवाल आए। देखिए सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो उससे देखिए 9 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। 6 सवाल लॉजिक गेट्स से थे, 2 सवाल जीनर डायोड कंसेप्ट पे थे और एक सवाल बेसिक डायोड की वर्किंग पे, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, उस पे एक सवाल था। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक गेट फेवरेट होता हुआ दिख रहा है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे सवालों को देखें तो उससे 10 सवाल हमें देखने को मिलते हैं जनवरी के सारे शिफ्ट्स में। 3 सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है, वो वाले सवाल होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया है और पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन बताओ। इस कंसेप्ट पे आपके 3 सवाल देखने को मिले। 2 सवाल इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे थे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर याद हो, वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करके इंटेंसिटी बता सकते थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी पे 2 सवाल थे। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तब उसकी स्पीड बदलती है, वो स्पीड बदलती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का जो रिलेशन है वो आपको 2 सवाल उस पर पूछे गए थे। डिस्प्लेसमेंट करंट पे एक सवाल था, काफ़ी अच्छा सवाल था। मैक्सवेल्स इक्वेशन पे एक सवाल था, मैच द कॉलम मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में। और यूजेस, प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पे एक सवाल था। मेथड ऑफ प्रोडक्शन पे मैच द कॉलम था, वो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछा गया था। तो आइए बच्चों आज की जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर के सारे सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहली शिफ्ट में 21 जनवरी पहली शिफ्ट, पहले दिन के पहली शिफ्ट का ये सवाल लॉजिक गेट्स का क्या कह रहा है, देखो ये सवाल जल्दी से पढ़ो। द गिवन सर्किट वर्क्स एस, ये सर्किट का जो आउटपुट है वो एंड, नैंड, नॉर और किससे मैच कर रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कौन सा सर्किट है, सबसे पहले बेटा ये और है ना, यस ये और है, और आगे गोला लगाए तो और के बाद नॉट है, ठीक है। तो और का रिजल्ट आएगा और फिर उस पर बार लगा देंगे, यानी ये हो गया नॉर। क्या आएगा देखिए, दोनों तरफ से ए एंट्री हो रही है, और में जाएंगे तो ए प्लस ए बेटा ए ही होता है ना, बूलियन अलजेब्रा से हमें ये पता होता है। अब यहां से निकला ए, फिर गोले से पास हुआ नॉट से, तो बेटा हो गया आपका ए बार। समझ गए, यहां से देखेंगे सिमिलर सेटअप है, तो ये हो जाएगा बी बार। अब ए बार और बी बार किस में एंटर हुए, देखो फिर से ये नॉर में एंटर हुए, फिर से ये नॉर में एंटर हुए, ए बार बी बार। तो आप पहले और में गए तो ऐड कर दो बच्चे, ए बार प्लस बी बार ऐड कर दिया। अब आपने नॉट से पास कराया तो होल पे पूरा बार आ जाए, ये देखिए ये मिल गया। यानी इसके बाद इस लेवल पे, इस स्टेप पे जो आउटपुट है वो ये आ रहा है। अभी यहाँ पे ना डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाइए बच्चों। डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको याद है, जल्दी से मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम में x इंटू वाई का होल बार है, सोचिए। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, कट द लाइन चेंज द साइन। तो लाइन को कट कीजिए तो x पे बार आ जाएगा, y पे बार आ जाएगा, और डॉट की जगह साइन बदल के प्लस कर दीजिए। इसी तरीके से अगर ऐसे होता x प्लस वाई का होल बार, तो कट द लाइन चेंज द साइन, ये आ गया। समझ गए बच्चे, ये है इसका डी मॉर्गन्स थ्योरम। यहां पे लगाएं कट द लाइन, तो आपके 2 बार हो गए,
और चेंज द साइन यानी डॉट। अब देखिए ए बार बार क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा वापस, डॉट बी आ जाएगा वापस। तो यानी ये जो मैंने हाईलाइट की है यहाँ का आपको आउटपुट मिल चुका है ए डॉट बी। इसके बाद एक स्टेप और है, उस पर हम वापस एंट्री करते हैं। यहाँ से देखिए आखिरी स्टेप जो है उसको हम हैंडल कर रहे हैं, ये आखिरी स्टेप है और यहाँ पे आउटपुट है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं अगर सिंपल सी बात करूँ, x और x की एंट्री हुई, ये और गेट है तो x प्लस एक्स यानी वो x ही हो जाएगा, और फिर गोला लगा हुआ है तो नॉट गेट है यानी बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली x डालोगे तो x बाहर निकलेगा, यानी a डॉट बी की एंट्री होगी। x बेसिकली क्या था आपका a डॉट बी, तो a डॉट बी की एंट्री होगी तो a डॉट बी का बाहर निकलेगा। ये बेटा आपका फाइनल आउटपुट है। अब इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप क्या कह सकते हो, एंड के ऊपर बार, एंड प्लस नॉट यानी क्या हो गया, नैंड गेट। समझ गए बच्चे, सबको आ गया समझ में? तो इजी सा सवाल है ना, लॉजिक गेट के सवाल हमेशा देख के लगता है कि ये हो जाएंगे, हर शिफ्ट में दो दो तीन तीन सवाल आ जाए। अगर मान लीजिए आप ये फॉर्मूला नहीं बना पा रहे थे तो आप 0 और 1 वैल्यूज लेके ट्रुथ टेबल क्रिएट करते, ट्रुथ टेबल निकाल के फिर मैच करते किसके ट्रुथ टेबल से मैच हो रहा है आंसर, फिर उससे भी आप डेफिनेटली कर सकते थे। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला बनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, आप डेफिनेटली यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते थे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लॉजिक गेट का यूज़ करके डायोड का भी कंसेप्ट यूज़ कर दिया गया। देखिए यहाँ पे एक डायोड लगा दिया गया और डायोड कौन सा बोला है, एलईडी डायोड है। एलईडी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करती है। आ जाओ जल्दी से मैं बता दूं आपको, ये एलईडी है बेटा, फॉरवर्ड बायस पे काम करती है। फॉरवर्ड बायस का मतलब है यहां पे आपको हाई वोल्टेज चाहिए और यहां पे आपको लो वोल्टेज चाहिए। अगर मैं बुलियन अलजेब्रा की बात करूं या लॉजिक गेट्स में बात करूं तो हाई वोल्टेज का मतलब है मुझे 1 चाहिए। यहाँ पे 1 जो ट्रुथ टेबल में हम 1010 लिखते हैं ना बाइनरी में, उसमें 1 रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज, और लो वोल्टेज को फिर आप 0 से रिप्रेजेंट कर सकते थे। यानी एलईडी के इस तरफ 1 चाहिए, इस तरफ 0 चाहिए, तो यहाँ पे इस सेटअप में मुझे यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। जो भी चीज इसको सेटिस्फाई करेगी वो मेरा आंसर होगा। सवाल पढ़ लेते हैं, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी डी। देखिए ऑर्डर में चाहिए, ऑप्शन जो है वो ए बी सी डी की वैल्यू बता रहे हैं एग्जैक्ट ऑर्डर में। विच कैन कॉज द एलईडी टू ग्लो, कि एलईडी वर्किंग करे, फॉरवर्ड बायस हो, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। तो आइए चेक करते, एक एक ऑप्शन को चेक करना था। ये सवाल ऑप्शन सेटिस्फाइंग का सवाल था, ये सवाल खुद से डिराइव करने वाला सवाल नहीं था। ये सवाल था कि ऑप्शन वैल्यू लो, रखो, चेक करो, आउटपुट मैच कर रहा है तो आ जाएगा आंसर। आइए चेक करना है। सबसे पहले नीचे वाला चेक कर लेते हैं, सी डी, ये रहा, ठीक है बेटा, ये सी ये डी। तो फर्स्ट ऑप्शन में सी है 0, डी है 1, ठीक है। आओ चेक करते हैं, 0 और 1 और में गए तो 0 प्लस 1 1, फिर नॉट से निकले, गोले से निकले तो 1 का नॉट 0 आ जाएगा। देखिए हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, यानी यहां तक की कहानी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यहां तक की कहानी सही। अब पहली कहानी देखते हैं, यहां पे इधर 1 आना चाहिए, पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है 1 1, तो ए और बी दोनों 1 है बेटा। अच्छा अब देखो ये दोनों सेम ही हैं तो 1 1, और में एंट्री हुई तो 1 प्लस 1 1, फिर गोले से निकले तो 1 का गोला, 1 का नॉट, 1 का बार 0, यस सेम उसी तरीके से 0। अब 0 0 एंड में गए हैं तो 0.0 0, और फिर नॉट से निकले हैं, यहां पे देखिए नॉट लगा रखा है, गोला रखा है, तो 0.0 0, फिर नॉट से निकले तो 0 का बार आ जाएगा, यानी वो 1 आ जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया,
यानी यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी है, फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर जा रहा है। अगर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं करता तो मुझे आगे सेटिस्फाई करना था और ये मेरे को सेटअप आउटपुट पे चाहिए था। आगे बढ़ते बेटा, अच्छा कंसेप्ट था, यहाँ पे एलईडी यूज करके बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी। आइए यहाँ पे, द करेक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन इनपुट डेटा ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स दिया है और आपसे पूछा इनमें से कौन सा सही ट्रुथ टेबल है। देखो पूरा पूरा नहीं निकालते हम कभी भी, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज करेंगे। पहले हम देखेंगे 1 1 0 1 पे 0 है, 1 है, 0 है, 1 है। यानी अगर मैं पहले ही रो का कॉम्बिनेशन लेता हूं, आंसर 1 आता है तो ये दोनों में से एक आंसर होगा, आंसर 0 आता है तो ये, तो 50-50 लाइफलाइन मेरी यहाँ पे हो गई। तो मैं यहाँ पे 1 1 0 1 की वैल्यू लेके सेटिस्फाई कराता हूँ सबसे पहले। तो बेटा 1 1 0 1। अब देखिए एंड गेट है बेटा यहाँ पे, तो 1 इंटू 1 1, फिर एंड के बाद नॉट लगा हुआ है, तो 1 नॉट से गया तो 1 का बार यानी 0 आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं 0 और 1 और गेट में जा रहा है, यानी 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, तो इधर से 1 आ गया। अब एंड गेट है बेटा, तो 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब नॉट गेट से पास हुआ है तो 0 का बार यानी 1 आ गया। तो पहली रो आप अगर देखोगे तो सब में ABCD सेम है, तो पहली रो के लिए आउटपुट आना चाहिए 1। ठीक है, किस किस में, इन दोनों में तो नहीं है, ये आपके रिजेक्ट हो गए और इन दोनों में से आंसर आ जाएगा। तो पहले 50-50 लाइफलाइन हमें मिल गई पहली रो चेक करके। अब देखिए हमारे पास थोड़ा फायदा है, हम यहाँ पे मिटा के आपको फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इरेजर का यूज कर सकता हूँ। अब मुझे दूसरी रो चेक करनी है, कौन सी चेक करूँ? सेकेंड रो तो दोनों में सेम है, वो थोड़ी चेक करना है। थर्ड रो चेक कर लो या फोर्थ रो चेक कर लो, देखो है ना जो अलग है डिफरेंस, देखो 1 1 1 1 चेक कर लेते आखिरी रो, तो यहाँ पे 1 1 1 1 ये चेक कर लेते। लास्ट रो है ना, तो 1 इंटू 1 एंड में 1, गोले से निकला नॉट से 0, 1 प्लस 1 1 1, 0.1 एंड गेट में क्या ना बेटा यहाँ पे, तो 0 इंटू 1 0, फिर नॉट से निकला 1, यानी मेरे को आखिरी में चाहिए 1। किस में है 1? इसमें, तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। मैंने बस 2 रो चेक करी, फर्स्ट और लास्ट, और मेरा आंसर मैच हो गया, सारी निकालने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल बेटा आपके सामने, ये सवाल देखिए ड्रॉप हो चुका था क्योंकि इसका ऑप्शन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। आइए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये सवाल आप करते कैसे। ठीक है, ड्रॉप हो गया है ना, एनटी ने इसको बोनस कर दिया था, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ करेंगे कैसे। द फॉलोइंग डायग्राम शोज जीनर डायोड। बताने का पर्पज ये कि अगले अटेम्प्ट में ऐसा सवाल आ जाए। अभी तो आपके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, लेकिन कंसेप्ट सीखना तो जरूरी है ना, सेम सवाल रिपीट हो सकते हैं ना, तो इसलिए ध्यान से सीखिए। जीनर डायोड का आपको यहाँ पे देखिए, ये जीनर डायोड आपको दिया हुआ है, जीनर डायोड के पैरेलल आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। जीनर डायोड का वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, करंट किस पे दिया है? लोड में। लोड का करंट बेटा आपको दिया है 5 मिली एम्पियर। द अनरेगुलेटेड वोल्टेज कैन सप्लाई अप टू 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट है, यानी मेन सप्लाई की मैक्सिमम वैल्यू आप 25 वोल्ट ले सकते हैं। कंसिडरिंग द जीनर डायोड कैन विथस्टैंड 4 टाइम्स द लोड करंट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है मेन सप्लाई की, यस है ना, हाँ अप टू, तो मैक्सिमम वैल्यू। और जीनर डायोड के करंट की मैक्सिमम वैल्यू दी है लोड के करंट का 4 गुना, यानी इसका 4 टाइम्स 20 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एस एस शोन। तो आ जाओ, ये पूरा कंसेप्ट में सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने जीनर डायोड की मदद से लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। तो ये देखिए जीनर डायोड का कंसेप्ट क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रखता है।
यहाँ से कोई भी करंट जाए, चाहे छोटा जाए चाहे बड़ा जाए, अगर वर्किंग है, ठीक है, ये बेसिकली रिवर्स बायस में काम करता है। तो सामने से अगर आपको देखो तो करंट जाएगा तो वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट हमेशा, चाहे करंट कम ज्यादा कर दो लेकिन वोल्टेज मेंटेन है। इसे वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हो आप, क्योंकि इसके अक्रॉस ब्रेकिंग वोल्टेज जो होता था वही वोल्टेज की वैल्यू इसकी फिक्स रहती है। तो लोड रेजिस्टेंस का जब आप करोगे डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, यहां से करंट, तो डेल्टा वी लोगे 5, करंट बेटा दिया देखो लोड का 5 मिली इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लोड, तो सॉल्व करके रेजिस्टेंस ऑफ लोड आ जा रहा है 1000 ओम, ठीक है। अब देखिए सर्किट क्या दिया, आपने बोला है हमारा मेन सप्लाई है 25 वोल्ट, यहाँ पे मैं जीनर डायोड दिखा देता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना देता हूँ आपको, और यहाँ पे एक आर एस नाम का रेजिस्टर है। आप सोचा आर एस की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वोल्टेज दिया है, जीनर का मैक्सिमम करंट दिया है, और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी इनका मैक्सिमम वोल्टेज देख के। इसमें करंट कितना था बेटा, मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, चाहे ये मेन सप्लाई कम ज्यादा कर दीजिए, ये वोल्टेज नहीं बदलेगा, यानी लोड से जो करंट जाएगा वो नहीं बदलेगा। जीनर डायोड का कंसेप्ट क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रखता है, लोड का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, यानी लोड से जो करंट जा रहा है वो कांस्टेंट रहता है, तो लोड का करंट बच्चे कांस्टेंट रहेगा। कितना था, 5 मिली एम्पियर, समझ गए। तो अब देखो यहाँ से 20, यहाँ से 5, तो मेन सप्लाई से कितना आ रहा होगा, मेन सप्लाई से आ रहा होगा 25 मिली एम्पियर। अब बेटा आप इस लूप में चल लो, है ना, इस लूप में चल लो या फिर इस लूप में चल लो, तो 25 में से 5 का तो ब्रेक डाउन है, तो 25 माइनस 5 आपका नेट ईएमएफ आ गया। 25 वोल्ट में से 5 वोल्ट इसी को कंपनसेट करने में जाएंगे, तो 25 में से 5 माइनस करके नेट ईएमएफ आ गया। नेट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये आपको नेट करंट दे देगा। नेट करंट है आपका 25 मिली, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहां से ये आ गया 20, ये 40, 40 20 800, तो यहां पे आर एस आना चाहिए इस सेटअप के हिसाब से 800 ओम, बट वो आंसर में नहीं था, तो ये बेटा आपका ड्रॉप हो गया है क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन हो गया है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था इसीलिए आपको सिखा दिया। फिर से देखिए लॉजिक गेट, बड़ा आसान लॉजिक गेट लग रहा है। फॉर द गिवन लॉजिक गेट विच इज द करेक्ट ट्रुथ टेबल, सारे निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। देखो 3 में 1 है ना, और कोई रो ले हम तो 1 0, ठीक है। दूसरी रो ले तो सेकेंड रो पकड़ते बेटा, ठीक है। इसमें क्या दो ऑप्शन सेम है, तो अगर एक सही आ गया ना अपना तो दो ऑप्शन कट जाएंगे, तो ये वाली रो लेते हैं। n की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये 0 यहां पे आ गया, ये 0 यहां पे आ गया, ये 1, 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 1, फिर 0 इंटू 1 बेटा, है ना, एंड गेट है ना, तो 0 इंटू 1 0, फिर ये गोले से निकालो तो 0 का बाहर 1 आ जाएगा, तो सेकेंड रो का आंसर 1 आना चाहिए बेटा। देखो सेकेंड रो का आंसर 1 आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बन गई, है ना, इसलिए 50-50 लाइफलाइन आपकी मिल गई। आगे बढ़ते 1 1 0, देखो ये सेम है, 1 0 1, ये चेक कर लेते हैं, इससे पता पड़ जाएगा कि कौन सा सही है इन दोनों में से। आइए थोड़ा सा हमारे पास बेनिफिट है, हम इरेजर से मिटा दे रहे बट आप समझ गए कैसे करोगे, है ना। आ जाओ देखो, तो ये है 1 0 1 0, यहां से 1, यहां से 1, ये 0, 1 प्लस 0 बेटा और में 1, तो ये 1 1 और 1 एंड में 1, और फिर निकलेगा 0, यानी किससे मैच हो गया देखो, किससे मैच हो गया देखो,
1 0 पे आंसर 0 चाहिए, इससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब आता होगा। समझ गए बच्चे, शाबाश। अगला सवाल, अ वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ जीनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। जीनर डायोड का वोल्टेज दिया है और बोला है मैक्सिमम पावर। बेटा पावर आपको दिया है, वोल्टेज आपको दिया है, तो पावर और वोल्टेज के साथ फॉर्मूला आपको सोचना पड़ेगा। तो पावर और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई एक फॉर्मूला है और V स्क्वायर बाय आर दूसरा फॉर्मूला है। तो V इंटू आई अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो मुझे देखिए करंट मिल गया 0.04, मतलब मैक्सिमम पावर आ गया, मतलब मैक्सिमम करंट आ गया जो डायोड से पास होगा। समझ गए? आगे पढ़ते हैं। ये ऑपरेट किया है 15 वोल्ट की बैटरी पे, मतलब मेन सप्लाई जो आपका था, मेन सप्लाई जो आपका था वो आपका 15 वोल्ट था। यस, ये आपका 15 वोल्ट मेन सप्लाई था। आगे इसका खुद का ब्रेकडाउन 10 वोल्ट है। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस इज, तो ये तो बड़ा आसान हो गया है ना, आपको करंट मिल चुका है। ठीक है, इस सर्किट का करंट इसके बराबर करिए और रेजिस्टेंस निकालिए। आइए, तो यहाँ पे करंट कैसे निकालेंगे? नेट ईएमएफ 15 में से 10 माइनस हो जाएगा अपॉन आर इज इक्वल टू 0.04। ये बेटा कितना हो गया? 5 बाय आर इक्वल टू 4 बाय 100। आर कितना आ गया बेटा? 500 बाय 4, 250 बाय 2 यानी 125। तो आपका आंसर है 125 ओम। गॉट इट बच्चों? यस। तो ध्यान रखना ना, जीनर डायोड काफी बार पूछा गया। देखो सेम लॉजिक सेम सर्किट पे बहुत बार पूछा गया। एक ही चीज जीनर डायोड पे पूछिए तो करके जरूर जाना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट। फटाफट से करो या मेरे से पहले कर लोगे? सिखा तो दिया हमने, कैसे करेंगे देखते हैं। 0 0, हाँ, तो पहली रो चेक करते हैं। 0 0, यहां से 0 0, इधर भी 0 0। ठीक है बच्चे, 0 0 एंड में गए 0.00, 0 0 एंड में गए 0, फिर गोले से पास हुए 1, फिर इधर देखिए 1 1 एंड में 1, तो ये 0 1 एंड में 0, यानी मेरे को पहली रो 0 0 पे 0 चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया। 0 0 ये रिजेक्ट हो गया। दो ऑप्शन मेरे पास है। अब मेरे को इसमें से चेक करना है, एक रो और ये वाली चेक कर लेते हैं। 0 1 पे क्या आ रहा है, उससे और क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। गॉट इट बच्चे? आ जाओ। तो कौन सा? 0 1 0 1, तो ये 0 0 1 0। यस, समझ गए कैसे हो रहा है? फटाफट से 0 0 एंड में गए तो क्या आ जाएगा? 0 0 1 एंड में 0, गोले से निकल के 1 1 1 एंड में 1 0 1 0, फिर से एंड में 0, यानी 0 1 पे चाहिए 0, यहाँ पे 1 है रिजेक्टेड, 0 1 पे 0 सिलेक्टेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। अब देखिए ये सवाल कैसा है, ये एक डायोड का सवाल है। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 डायोड बना के दिए। देखो डायोड में हमेशा हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है, यानी करंट यूं जा रहा है, ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, तो तब तो ये करंट को पास होने देता है। लेकिन अगर रिवर्स बायस होता है डायोड, मतलब करंट की टेंडेंसी सामने से आने की, एरो के अपोजिट आने की, तब आपका रिवर्स बायस हो जाता है डायोड, तब डायोड से करंट नहीं पास करता है। यस, डायोड बेटा यूनिडायरेक्शनल होता है। ये जो करंट है ये सिर्फ यूं पास करेगा, सामने से करंट नहीं आने देगा। देखिए सर्किट क्या कह रहा है, बैटरी लगाइए, बैटरी करंट कैसा भेजेगी? इस तरीके से यूं। यस, अब देखिए, अब ये वाला रास्ता देखिए, करंट का डायरेक्शन और डायोड का एरो मैच हो रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, मतलब आपका यहां से करंट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये रिवर्स बायस हो गया, मतलब ये वाली ब्रांच से करंट नहीं जाएगा। इसको ओपन सर्किट मान सकते थे या ये ब्रांच ही हटा दीजिए आप। फिर इधर आ जाइए, ये करंट यूं जा रहा है, तो आपका देखिए करंट क्या हो गया,
करंट यूं जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, है कि नहीं? यस। तो आपका ये दोनों ब्रांचेस में करंट जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पे नोट कीजिए, दोनों पे सिलिकॉन लिखा हुआ है, दोनों पे सिलिकॉन लिखा है, इसका मतलब दोनों का जो बैरियर वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो बैरियर वोल्टेज जब सेम होगा बच्चे, तो आप इनको कैसे करोगे? बैरियर वोल्टेज अगर सेम है तो अगर ये चालू होंगे, जब करंट पास करेंगे तो दोनों साथ में करंट पास करेंगे। अगर बैरियर वोल्टेज ऊपर नीचे होता ना तो हो सकता था एक जना पहले एक्टिव हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये दोनों साथ में एक्टिव होंगे। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया आपका 12, ये हो गया 0.3 इंटू 1000, और यहाँ पे आपका एक डायोड हो गया और ये एक और डायोड हो गया। ये आपका सर्किट मिल गया, बीच वाली ब्रांच आपने उड़ा दी। तो ये सेटअप है, ठीक है। ये 0.3 इंटू 1000 ओम। अब पूछा क्या है, देखो, अज्यूमिंग इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट। तो इनका डायोड का बेटा 0.7 वोल्ट का ड्रॉप है अक्रॉस द सिलिकॉन डायोड। द करंट थ्रू द डायोड D1 इज, एक D1 से करंट बस पूछा है ना, यानी बैटरी से जो करंट आएगा दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक जने से करंट पूछा है। सिंपल सर्किट में चलेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे? देखिए, ये करंट यहां से पास करेगा तो करंट को हम लिखेंगे नेट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। मैं इस लूप में चलता हूं, मैं इस लूप में चलता हूं, तो यहां से 12 आपका ईएमएफ है, ये ड्रॉप IR और ये ड्रॉप 0.7, तो 12 में से 0.7 को माइनस करेंगे तब हमारा नेट ईएमएफ बनता है। ये रहा, अपॉन में रेजिस्टेंस, ये बेटा आपका रेजिस्टेंस है ना, कितना आ गया ये आ गया 0.3 इंटू 1000। ये आपका करंट है जो इस रेजिस्टेंस से पास कर रहा है। इस लूप में चल के हमने ये करंट निकाला, या फिर नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस से ये करंट हमने निकाला इस लूप में चल के। आइए जल्दी से इसको सॉल्व करें बच्चा लोग। ये हो गया 11.3 अपॉन 0.3 इंटू 1000, बेसिकली ये हो गया 113 अपॉन 3 इंटू 1000। 3 से कट करो बेटा, 3 9 जा, 3 3 जा 9, 2 बच गए 23, यानी 7 जा 21 पॉइंट 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और ये मिली एम्पियर्स में, हमें चाहिए इसका हाफ, तो इसका हाफ देखिए 37 का हाफ 18.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए 18 पॉइंट समथिंग, ये रहा आंसर, 18.8 इज द आंसर। समझ गए बच्चे कैसे करना था? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, डराने वाला सवाल था, लेकिन ये फंडामेंटली अगर आप क्लियर रहोगे ना, आपको डायोड के बेसिक बातें सारी पता है ना, तो ये आप आराम से बता सकते थे। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल सर्किट डायग्राम पे सवाल था। 28 जनवरी शिफ्ट 2 में डायोड के सर्किट डायग्राम पे सवाल था। मैं दोनों सर्किट डायग्राम आपको बता देता हूँ, पूरा ड्रॉ कर देता हूं। ये बच्चे भूल जाते हैं, मेरे को कमेंट करके बताना कितने बच्चों को ये डायोड का सर्किट डायग्राम याद था, बताइएगा मेरे को। यस, ठीक है। ये कौन सा डायोड है बताना मेरे को, है ना बेटा? और ये कौन सा डायोड है बताना मेरे को। तो ये होता है बेटा आपका और गेट, और ये होता है आपका एंड गेट। और गेट में देखिए यहाँ पे दोनों डायोड के आप एरो देखिए, एंड में वो दोनों के एरो पलट देंगे। और गेट में अर्थिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे एंड गेट फाइनल वोल्टेज दिया रहता है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज दिया रहता है। आइए यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए कौन सा गेट है, यही तो मैंने बनाया था। इस चीज को जो वोल्टेज दिया है वो बस उसने ब्रांच ऊपर दिखा दी। ये आपका एंड गेट, जिसको याद था ना उसको याद था कि ये एंड गेट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको याद नहीं था और आप सोच रहे हो सर कोई लॉजिकल तरीका बताओ जो मैं दिमाग में यूज करूं और फिर सॉल्व करूं, तो आओ देखो मैं सिखा दूं। यहाँ पे
आउटपुट अगर हाई वोल्टेज का होगा तो हम बोलेंगे 1 और लो वोल्टेज का होगा तो हम बोलेंगे 0। अब सुनना मेरी बात, ये 5 वोल्ट हाई वोल्ट ही है बेसिकली, ठीक है। अगर करंट पास कर गया, अगर यहां से करंट पास कर गया, तो अगर करंट पास कर गया तो ड्रॉप आ जाएगा IR का, यहां से IR का ड्रॉप आ जाएगा। तो 5 माइनस IR से आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा। तो 5 माइनस IR मतलब लो वोल्टेज मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। मतलब अगर यहां से करंट पास हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो 5 माइनस IR, तो आपका यहाँ पे वोल्टेज लो हो गया, ये आउटपुट है लो वोल्टेज मतलब 0 मिलेगा। अगर करंट यू पास करेगा तो आपका आंसर 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ट्रुथ टेबल भी मैं आपको बनवा देता हूं। सुनिए, आप चाहते हो करंट पास हो जाए, तो करंट यहां से पास हो जाए या यहां से पास हो जाए, किसी भी एक से पास हो जाए। तो अगर करंट पास हो जाए तो ये हाई वोल्टेज हो, ये लो वोल्टेज हो, तो लो वोल्टेज पे ये 0 हो जाएगा। तो आइदर A 0 हो या फिर B 0 हो या दोनों 0 हो। इस केस में आपका करंट पास कर जाएगा, समझ गए, पक्का। और करंट पास कर गया तो ये ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो ये 0 आ गया, यानी 0 0 0। समझ गए। अब ट्रुथ टेबल आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये किस में होता है, अब ये दोनों हाई हो जाएं, अगर ये दोनों हाई हो जाएं तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, इससे करंट पास नहीं करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा तो 5 वोल्ट, तो ये भी 5 वोल्ट, तो ये 1 आ जाएगा। और ये हाई कब होंगे, 1 1 पे। जब ये दोनों हाई है, करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो इसका भी वोल्टेज हाई हो जाएगा। ये ट्रुथ टेबल है एंड गेट का। तो ये एंड गेट बन गया बेटा, समझ गए। तो लॉजिकली भी समझा दिया सर ने, और आपको तो याद होने चाहिए सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम भी सर ने बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सवाल। आइए देखिए, पहला सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड देके मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, E/B = C करते हैं, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी E/C, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 69 और C स्पीड ऑफ लाइट, ये देखिए 2 3 23 इंटू 10⁻⁻8। ऑप्शन में देखिए तो 2.3 इंटू 10⁻⁻7। ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस ऑप्शन में आ रहा है, देखिए 1 2 3 ऑप्शन में ये आपको मिला है ना। तो ये तो आपका रिजेक्टेड हो गया। अब इसमें से भी देखिए, आपका जो फेज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज होता है या फिर ये जो एंगल होता है, ये सेम होना चाहिए दोनों में। तो इसमें माइनस साइन है तो इधर भी माइनस साइन होना चाहिए, ये प्लस है तो ये भी गलत हो गया। तो बचा आपके पास 1 और 4 ऑप्शन। यहाँ पे अंतर है बस, ये मैग्नेटिक फील्ड Z में है, ये मैग्नेटिक फील्ड Y में। आपको पता करना था यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड Z में होगी कि Y में। कैसे पता करेंगे सर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ये वेव के डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किस में है, Y में, तो ये J कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, ये फंक्शन दिया था। तो अंदर जो लिखा रहता है ना, उसके डायरेक्शन में वेव जा रही होती है। तो वेव यहाँ पे x एक्सिस पे जा रही है, और माइनस साइन होता है ना तो वेव प्लस डायरेक्शन में जा रही होती है ना, ये याद होगा सबको। अगर प्लस साइन होता तो वेव माइनस एक्स में जाती, और अगर माइनस साइन है तो वेव प्लस एक्स में जाएगी। तो वेव हमारी जाएगी प्लस आई कैप में। अब आप सोचो, है ना, ये बी क्या होगा, देखो J क्रॉस J Y, J क्रॉस J तो 0 हो जाता है, तो ये हट गया। J क्रॉस K ही तो होता है I, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगी किस में, Z एक्सिस में, K कैप में, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस पैटर्न पे भर भर के सवाल पूछे गए, भर भर के आने चाहिए अच्छे से। अगले अटेम्प्ट में फोड़ के आना है।
ये बहुत अच्छा सवाल था, वेरी गुड प्रॉब्लम। बच्चे डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ते ही नहीं है, लेकिन आप देखो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, लेकिन फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया गया वो सीखना जरूरी। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगा हर्ट्ज, कोई ओमेगा पूछे तो वो 2 पाई एफ से आप बता सकते हो। एक ईएम वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है, जो मीडियम से जा रही है, मीडियम की कंडक्टिविटी दी है बेटा एसआई यूनिट पे 10, मीडियम की कंडक्टिविटी आपको दी है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम कंडक्शन करंट की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की आपको वैल्यू पूछा है। आओ देखो मैं निकालू। तो कंडक्शन करंट पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। कंडक्शन करंट मतलब आपके चार्ज के फ्लो का करंट, चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज अपॉन टाइम ये आपका कंडक्शन करंट हो जाएगा। और क्या क्या कंडक्शन करंट के फॉर्मूले, I इक्वल टू वी बाय आर कह सकते हो, आर को आप लिख सकते हो रो एल बाय ए, है ना। और ये सिग्मा दिया है, क्या मेरे को कोई सिग्मा के साथ फॉर्मूला याद आ रहा है? ये मेरे को सोचना था। सिग्मा सिग्मा करंट 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 इलेक्ट्रिसिटी सिग्मा सिग्मा, एक मेरे को याद आ रहा है कि J इक्वल टू सिग्मा ई फॉर्मूला होता था। करंट होता था J इंटू एरिया, तो करंट का फॉर्मूला आ गया सिग्मा ई इंटू एरिया। ये मैं लिख सकता हूं करंट का फॉर्मूला सिग्मा के टर्म्स में, इसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो E का फंक्शन ले लीजिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो चीज यहां रख दीजिए। तो कंडक्शन करंट हो गया सिग्मा ई नॉट ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बोले कोई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा को 1 रख दो, तो मैक्सिमम कितना आ गया बेटा, ये मैक्सिमम आ गया सिग्मा ई नॉट ए। यहां तक मेरे को मिल गया कंडक्शन करंट की मैक्सिमम वैल्यू। अब हम आते बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट पे। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलन नॉट डी फाई बाय डी टी। ये बेटा होता है फ्लक्स, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फील्ड इंटू एरिया। अब ध्यान से देखना यहां पे, इसको रखोगे फील्ड इंटू एरिया का डिफरेंशिएशन, फील्ड इंटू एरिया का डिफरेंशिएशन, तो आपका बेटा एरिया बाहर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया एप्सिलन नॉट ए इंटू डी ई बाय डी टी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन करना था। बच्चों हमें सबसे पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एप्सिलन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर आपने वैल्यू रख देनी है, और फिर इसमें डी ई बाई डी टी, यानी डिफ्रेंशिएट करो तो जरा इसको, ई नॉट साइन ओमेगा की जगह कॉस में आ जाएगा पूरा फंक्शन, और इनटू चेन रूल लगेगा, इनटू अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, उससे ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब कॉस थीटा 1 हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एप्सिलन नॉट ए ई नॉट ओमेगा। समझ गए? अब इनका रेशियो पूछा था, तो पहले तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम बहुत जरूरी थी, फॉर्मूला सही यूज करना बहुत जरूरी था। अब इसका रेशियो लिखते हैं, ऊपर कौन है, कंडक्शन करंट, तो आई सी की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आई डी आपसे पूछा है, सिग्मा इंटू ए नॉट इंटू ए, सिग्मा ई नॉट ए अपॉन एप्सिलन नॉट ई नॉट ए ओमेगा। देखिए यहां से ई नॉट और ई नॉट और ए कट गया, रेशियो बच रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट इंटू ओमेगा, बस इसमें वैल्यू रखनी थी। अब देखो यहाँ पे ओमेगा है 2 पाई एफ, एफ ये दिया है, सिग्मा ये दिया है, एप्सिलन नॉट की एक वैल्यू तो 8.85 वाली होती है ना। एक और देखो 2 पाई काटने के लिए मैं यहाँ पे के कूलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 1 अपॉन एप्सिलन नॉट की वैल्यू ये ले रहा हूं बिट से,
ठीक है, इसकी मदद में यहाँ पे रख रहा हूं, तो आपको कितना हेल्पफुल हो गया। देखो सिग्मा की वैल्यू 10, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये आ गया आपका। तो देखिए कटा नहीं है, कितना आसान हो गया देखो, है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन भी आसान करने का आपको ट्रिक सिखा दी। फिर ये 10 से 10 कट गया, ये हो गया आपका 18 और ये 10 की पावर 3। चेक कर लेना बेटा, ये है ना, सही है। यस, तो आपने यहाँ पे एक बार, ये फ्रीक्वेंसी 100 थी बेटा, फ्रीक्वेंसी 100 थी, है ना, फ्रीक्वेंसी 100 थी। एक मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी थी बेटा आपकी, ओहो जस्ट सेकेंड, यस, फ्रीक्वेंसी थी 100 इंटू मेगा। तो एक जीरो कट गया, 3 और 2 इंटू 10 की पावर 2, यानी बेटा इसका आंसर है 1800। यस, तो इसका बच्चे आंसर आ गया 1800। गॉट इट बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल था। आई थिंक ये EM वेव्स का सबसे अच्छा सवाल था, ये आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन। आपसे पूछा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बताइए। आओ देखो, ये पूरी कहानी मैं आपको बता दूं। वैक्यूम में स्पीड होती है 1/√ε0 म्यू नॉट। मीडियम में जब आप चले जाओगे तो मीडियम में आपका ये फॉर्मूला म्यू नॉट म्यू आर ε0 εr हो जाता है। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं n कह देता हूं। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं v c/v करके, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम, वो आ जाएगा √ε0 म्यू आर। तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, है ना, ये बहुत अच्छे से याद आना चाहिए। अब ER ε0 को आप कहते हो रिलेटिव परमिटिविटी, और एक मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। यस, और अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो म्यू आर है, वो म्यू आर की वैल्यू आपको 1 लेनी होती है। समझ गए? बस हो गया, इतना नॉलेज था तो खेल खत्म। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे दी, इसमें देखिए आपका ओमेगा क्या दिया है 4.5 इंटू 10 की पावर 14, के क्या दिया है 3 इंटू 10 की पावर 6। स्पीड ऑफ वेव बेटा क्या होती है ओमेगा बाय के। इसका रेशो ले लो जल्दी से, देखो 1.5 इंटू 10 की पावर 8। ये बेटा क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट बाय 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 2। समझ गए? अब देखिए आपको और कुछ दिया है, नॉन मैग्नेटिक दिया है, मतलब म्यू आर 1 मान लीजिए, इक्वल टू एप्सिलन आर का रूट। यस, स्क्वायर कर दीजिए, तो एप्सिलन आर आ गया 4, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया 4। तो इस सवाल पे बेटा, इस कंसेप्ट पे 2 सवाल आपको देखने को मिले जनवरी शिफ्ट में, तो ये अच्छे से आप कर लेना। हो सकता है अगले शिफ्ट में भी आपको ये देखने को मिले। अ लेजर बीम हैज इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे सवाल है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला था बच्चे हाफ एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में b²/2 म्यू नॉट इंटू सी। बस इंटेंसिटी लो, फॉर्मूले से बराबर करो और आंसर निकालो। आओ करते हैं। तो 4 इंटू 10 की पावर 14 इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू डाल दी इंटू सी, स्पीड ऑफ लाइट कर दी। इसको बस आपको सॉल्व करना था, थोड़ी सी मेहनत है ना। आ जाओ, बट आपको देखो ऑप्शंस पता है ना, तो आप अंदाजन कर सकते थे। देखिए यहां से देखिए 4 4 जा 16, 10 की पावर 14 माइनस 7 7/8, यानी 1/10। फिर 2 बचा, पाई बचा और 3 बचा जो नीचे आ जाए। ये आपका b² की वैल्यू मिल रही है, आप रूट ले लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या आ गया 4 इंटू होल रूट में 2/π10 इंटू 3। ये आपको मिल गया बेटा,
है ना। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए ये 4 है ना। अब ये 4 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक बार सोचते क्या है, फिर मेरे को यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि आंसर किसके आसपास आ रहा है, या फिर मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ तो मेरे को पता पड़ जाएगा आंसर क्या है। देखिए ऊपर है 3.14, 3.14 इंटू 2 6 पॉइंट, यस 6.28, 6.28 डिवाइडेड बाय 30, यानी ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी ये वैल्यू 4 से छोटी होगी। 4 से छोटी यहाँ पे 2 वैल्यूज है, ठीक है। तो अब इन दोनों में आपको सॉल्व करना है, यानी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आ जाओ, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 4 इंटू रूट के अंदर 2 बाय, देखो पाई को आप लिख सकते हो √10, तो 2/3 इंटू √10, यस। या फिर आप पाई को आप √10 इंटू √10 लिख सकते हो, √10 3.33 लिख सकते थे आप, है ना। अप्रोक्सीमेटली ये 3 बाहर आ जाएगा इंटू 1.414, तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 1.4। देखिए ये देखिए ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.82 के आसपास आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाया, इसकी वैल्यू 3 मान ली, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को समझ में आ गया कि मेरा आंसर 1.83 तक जा रहा है। यस 2 तो काफ़ी दूर है, मैंने बहुत छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लिया था, 2 यहाँ से बहुत दूर है। बट आपने देखा सर ने स्मार्टली इसको हैंडल किया, आप और एग्जैक्ट डिटेल में जाके कर सकते थे। अगला सवाल आपसे मैक्सवेल्स थ्योरम्स पूछी हैं, 4 मैक्सवेल की इक्वेशन होती है, आपसे पूछा है कौन सी क्या है, बस इतना आसान सवाल। देखिए ये देखिए B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कंडक्शन करंट प्लस ये जो लिखी टर्म ये होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसे आप कहते हो मॉडिफाइड एम्फियर्स लॉ, यानी एम्फियर मैक्सवेल लॉ। ये किस में है, एम्फियर्स मैक्सवेल लॉ 3 में। तो बी के लिए मेरे को चाहिए 3, समझ गए। आ जाओ, और ये देखो B.dl इक्वल टू म्यू नॉट है, ये सिंपल एम्फियर्स लॉ है ना। एम्फियर्स लॉ सिंपल, वो किससे, देखो 1 में, तो डी का 1 सिंपल हो गया है। ऑप्शन मैच करो, देखो क्या कोई है, बी का 3 डी का 1, बी का 3 डी का 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 आया मेरा, खत्म, शाबाश। फिर भी मैं बाकी भी इक्वेशन बता देता हूं बच्चे। आप देखो यहाँ पे E.d है, यानी ये फ्लक्स है, गॉस लॉ है। तो E.da क्या होता है बेटा, E.da आपका फ्लक्स है, ये होता है एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ की बात हो रही थी, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है, ये V नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन रो डीवी, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इंटीग्रेशन के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बिल्कुल सही बात है, और ये जो टर्म है ये बेटा लिखी है आपकी गॉस लॉ, समझ गए। अब देखो E.dl ये आपका EMF होता था, और ये B.da ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता था। तो फैराडे लॉ क्या बोलता था, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफरेंशिएशन इज EMF, तो ये आपका फैराडेस लॉ आ गया। तो एग्जैक्ट 2 वाला ऑप्शन आप पूरा मैच कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, यहां भी डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिया, मजा आएगा आपको। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, द एवरेज पावर आपसे पूछा है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस, और यूनिट देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट था, ये इंटेंसिटी का यूनिट है, पावर अपॉन एरिया। इफेक्टिवली इंटेंसिटी पूछ रहा है आपसे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट, बस ये आपका आंसर है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सारी चीजों की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकता था। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या दी, रूट के अंदर 377, एप्सिलॉन नॉट पता 8.85 इंटू 10 की पावर -12, सी 3 पॉइंट इंटू 10 की पावर 8, सब कुछ रख दो, सॉल्व करो और आंसर निकालो, इसके बराबर करो। लेकिन यहाँ पे एक आपको कमाल की चीज दी गई थी, ये
ठीक है, आप सोचोगे कि ये टर्म तो आ ही नहीं रही है सर, हमारे तो एप्सिलॉन नॉट है। तो आप एक चीज पे गौर नहीं फरमा रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट को आप लिख सकते हो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया ½ E² √ε0/μ0। अब देखिएगा बड़ा मजेदार है, E है √377, E² इज 377, रूट हट गया। अब देखिए यहाँ पे μ0/ε0 377, तो E/, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो आप जो टर्म दी है उसका रेसिप्रोकल आपका आ रहा है, तो वो रेसिप्रोकल ये कट गया, आंसर क्या आ गया ½ तो अल्फा क्या हो गया 2। कितना आसान हो चुका है ये सवाल इस डेटा के साथ। तो आया समझ में बच्चों, है ना, काफी इंटरेस्टिंग और काफी स्कोरिंग चैप्टर है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr 3 है। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी देखो यहाँ पे दिया है 2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिर से सवाल आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका √μr × εr, जो कि हो गया 6। समझ गए? तो आपका स्पीड इन मीडियम क्या होता है बेटा, c/μ। म्यू को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। तो स्पीड इन मीडियम होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बच्चे डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपका आ गया √6। तो आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय मीडियम, तो ये आ जाएगा √6/1, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। गॉट इट बच्चों? इसी कंसेप्ट पे 2 सवाल आज आपने देखे। देखिए ये सवाल आपको मेथड ऑफ प्रोडक्शन पे ये पूरा मैच द कॉलम दिया हुआ है। एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है एक ईएम वेव्स चैप्टर में, उस टेबल में हर वेव के प्रोडक्शन के तरीके दिए हुए हैं, और वो बस आपसे पूछा था मैच द कॉलम करना। देखो बेटा, आ जाओ इसको एक एक को बताता हूँ। इंफ्रारेड वेव सबसे पहले बता देता हूँ। तो इंफ्रारेड वेव आपने पढ़ी, हीट वेव होती है। इंफ्रारेड वेव हीट से एटम्स के थर्मल मोशन हो जाता है, एटम्स का वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उससे आप रिलेट करो। तो ये देखिए आपका वाइब्रेशनल मोड ऑफ एटम्स को आप इंफ्रारेड से रिलेट करते हो, तो सी में बेटा आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? फिर एक्सरे का जब आपने मेथड पढ़ा हो, तो एक्सरे 2 टाइप के होते थे, कंटिन्यूअस और कैरेक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता था, हैवी मेटल होता था, हैवी मेटल पे आप इलेक्ट्रॉन बहुत जोर से बॉम्बार्ड करते थे। ये इलेक्ट्रॉन पे आपने बहुत जोर से बॉम्बार्डिंग करी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक ऐसा स्थिति बनती थी कि ये इलेक्ट्रॉन कोलिजन के कारण एग्जिट हो जाता था, तो ऑर्बिट पे वैकेंसी बन जाती थी। तो हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता था, तो ये मेटल से एक्सरे रिलीज होती थी। तो एक्सरे ट्यूब में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में ये हमने सीखा होता है। तो एक्सरे जो है वो देखिए इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो थर्ड से मिलता हुआ ऑर्बिट के ट्रांजिशन से हैवी मेटल में एक्सरे प्रोड्यूस हो। फिर आते हैं रेडियो वेव और माइक्रोवेव पे। बच्चों माइक्रोवेव में मैग्नेट्रॉन वॉल्व साफ साफ लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी अभी जाओ, खोलो ईएम वेव्स की, एक टेबल बना हुआ है, उसमें माइक्रोवेव के प्रोडक्शन में लिखा हुआ है मैग्नेट्रॉन वॉल्व या क्लिस्ट्रॉन वॉल्व। ठीक है, 2 वॉल्व वहां पे मेंशन है, मैग्नेट्रॉन और क्लिस्ट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन वॉल्व से माइक्रोवेव बनती है। तो बी का बेटा आ गया आपका आंसर 1, और ए का बेटा क्या हो जाएगा, रैपिड एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2। ये पूरा अच्छे से याद रखना ना प्लीज, ये छोड़ देते हैं हम और कहीं गलती से हमारी शिफ्ट में वो आ गया तो बहुत दुख होता है। इस दुख से बचाने का अच्छा है स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। फिर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से पूछ लिया है। एक और सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। आइए तो स्पीड ऑफ लाइट पहले बता दीजिए, ओमेगा बाय के।
ओमेगा दिया है 2 इंटू 10⁻15 अपॉन के, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁸। इसको आप करते हो c/n, तो n बेटा आ जाएगा आपका 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपका आ गया 1.5। बस यही था आंसर? हाँ सर यही था। अब आप बताओ इससे ज्यादा स्कोरिंग कैसे बनाए पेपर, इससे ज्यादा स्कोरिंग कैसे बनाए पेपर, है कि नहीं? आइए, तो ये बच्चे आपका आखिरी सवाल आज की क्लास का। इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, सेम सेटअप फिर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू सी, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया E/c 54 अपॉन 3 इंटू 10⁸। ये बेटा कितना हो गया 18 इंटू 10⁻⁻8। यस, ऑप्शन में देखिए तो ये हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁻7। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको देखो ये बन गई, तो आपकी दो चीजें तो 50-50 लाइफलाइन मिल गई, दो ऑप्शन बचे। यहाँ पे देखिए सब सेम है। अब आपको बस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो वो हमने सीखा ही, E क्रॉस B वेव के डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों। और वेव देखो किस में जा रही है, Z एक्सिस में जा रही है वेव, यानी Z एक्सिस में मतलब K कैप में जा रही है वेव, और माइनस साइन है मतलब प्लस K कैप में जा रही है वेव। E आपका J कैप में है, क्रॉस B आपको निकालना है। अब आपको बस सोचना था कि कौन सी टर्म यहाँ पे आएगी, I कैप या माइनस I कैप। बच्चों J क्रॉस I माइनस के होता है, और J क्रॉस माइनस I आप लोगे ना तो प्लस के आ जाएगा, है ना? याद है ना बेटा, ये हमें पता होना चाहिए, I J K। आप सेम ऑर्डर में चलते हो तो आंसर प्लस होता है, उल्टे ऑर्डर में आते हो तो आंसर माइनस होता है। तो J क्रॉस माइनस I, J क्रॉस I उल्टा है ना तो माइनस के, तो J क्रॉस I माइनस के, और माइनस एक और था तो प्लस के हो जाएगा। हमें क्या चाहिए ये, तो B क्या हो गया माइनस I। ये वाला ऑप्शन आपका सिलेक्ट होगा, ये रिजेक्ट हो गया, तो माइनस I में होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड माइनस I में होनी चाहिए। देखिए I में तो है बट आगे माइनस होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ये सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी आप जाइए मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस करिए और अपने चैप्टर्स को मजबूत बनाइए, क्योंकि पेपर फोड़ना है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम देनी है। खुद पे भरोसा रखिए, एक्सट्रीम मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।